निशा 5वीं क्लास में पढ़ती थी। एक दिन उसे टॉयलेट जाने की जरूरत हुई तो उसने टीचर से इजाजत ली और भागती हुई स्कूल के बने वॉशरूम में चली गई। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे कि छुट्टी हो गई और शरारत में किसी बच्चे ने बाहर से वॉशरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। निशा बेचारी चीखती चिल्लाती रही, मगर छुट्टी की वजह से शोर मचाते बच्चों में उसकी आवाज दब गई और स्कूल की भी अब 2 महीने की लंबी गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। निशा के माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखाई, मगर बच्ची का कहीं पता नहीं चला। इस तरह से पूरे 2 महीने बाद प्रिंसिपल ने स्कूल के बंद दरवाजे खोले तो पूरा स्कूल जोर जोर से आवाजों से गूंज उठा। जब सामने लगे आईने पर उसकी नजर गई तो उसने देखा कि उसके बाल बिखरे हुए हैं। तो उसने अपने गीले हाथों से बालों को पीछे किया और कसकर बांधा ही था कि अचानक आईने में उसे रंजीत की परछाई नजर आई। तो उसका दिल तेजी से धड़क उठा। लड़कियों के बाथरूम में इस लड़के का क्या काम? वो तुरंत मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। तो उसने खुद को समझाया और तसल्ली की। क्लास का पीरियड खत्म होने वाला था। वो तेजी से बाहर निकल रही थी कि तभी पीछे से आवाज आई, सुनो तो जरा। वो अचानक रुकी और पलट कर देखा तो सामने रंजीत खड़ा था। उसे देखकर निशा बुरी तरह डर गई। उसके मन में सवाल उठा कि क्या ये मेरा पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है और मेरे निकलने का इंतजार कर रहा था। उसका दिल घबराहट से भर गया। उसने डर छुपाने की कोशिश की और सवालिया अंदाज में रंजीत को देखने लगी। क्या बात है? उसने अपनी आवाज को मजबूत बनाने की कोशिश की, मगर अंदर से कांप रही थी, क्योंकि रंजीत का स्कूल रिकॉर्ड अच्छा नहीं था। वो पूरे स्कूल में लड़कियों को परेशान करने की वजह से बदनाम था, लेकिन स्कूल वाले उसे निकालते इसलिए नहीं थे क्योंकि वो बड़े आदमी का बेटा था। अगर वो बार बार 7वीं क्लास में फेल न होता तो अब तक 9वीं या 10वीं क्लास में होता। उसके पास मोबाइल भी था जिस पर वो गलत तरह की वीडियो देखता और दूसरों को भी दिखाता। कई बार लड़कों ने शिकायत की। उसके पास से मोबाइल भी मिला है, मगर टीचर्स हर बार उसे वार्निंग देकर छोड़ देते। वो अपनी उम्र से ज्यादा शरारती और अकड़ू किस्म का था, इसीलिए अक्सर बेहुदा हरकतें करता था। लड़कियां खासकर उससे बहुत परेशान रहती थीं, लेकिन कुछ दिनों से वो निशा के पीछे पड़ा हुआ था। कभी उसका नाम बिगाड़ता, कभी दोस्तों के साथ मिलकर उसका रास्ता रोकता, हर तरह से उसे तंग करता रहता। मगर निशा चुपचाप बर्दाश्त करती रही। लेकिन उस दिन तो वो सच में डर गई, क्योंकि बाथरूम का ये हिस्सा स्कूल से काफी अलग थलग था और यहाँ किसी आया की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई थी। और बदकिस्मती से उस वक्त वो बिल्कुल अकेली थी। उसकी बात सुने बिना निशा पास से निकलने ही लगी थी कि रंजीत ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो वो गुस्से से बोली, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे। लेकिन उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। वो हाथ छुड़ाकर वहां से भागने ही लगी थी, मगर रंजीत ने उसका रास्ता रोक लिया और दोनों हाथों से पकड़कर दीवार से लगा दिया और बोला, तुम मुझसे इतना डरती क्यों हो? रंजीत मजाक उड़ाते हुए बोला, जैसे उसे डराकर मजा आ रहा हो। निशा जोर लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, निशा ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। अब उसकी आवाज में गुस्सा आ चुका था, लेकिन अंदर से वो बहुत घबराई हुई थी। उसे रंजीत के पास खुद को बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा था। तुम मुझसे दूर से बात किया करो, वो बमुश्किल बोली और मदद मांगती नजरों से इधर उधर देखने लगी। लेकिन उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस हालत से कैसे निकले। रंजीत एक कदम और करीब आया और बोला, क्यों? पास आने में क्या बुराई है? निशा का दिल और तेज धड़कने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये सब बहुत अजीब लग रहा था। वो फिर से हाथ छुड़ाने लगी तो रंजीत गुस्से से बोला, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती? मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे बात करनी है, फिर सुने बिना कहाँ जा रही हो? निशा सहमी हुई नजरों से उसे देखने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैं चिल्लाने लगूंगी। रंजीत उसकी आंखों में देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, हाँ चीखो चिल्लाओ, मैं भी देखता हूँ कैसे चीखती हो।
निशा उसके हाथों में सहमी हुई चिड़िया की तरह कांपने लगी और अचानक उसने चीखने के लिए मुंह खोला तो रंजीत ने जोर से उसका मुंह दबा लिया और गुस्से में बोला, अगर तुमने चीख मारी ना तो तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। लेकिन फिर उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखकर रंजीत ने अपना हाथ ढीला किया और कहा, अगर तुमने फिर कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं हाथ हटा रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। निशा ने सिर हिलाकर भरोसा दिलाया कि वो चीखेगी नहीं। रंजीत ने अपना हाथ हटाया और उसे देखने लगा। फिर थोड़ी देर चुप रहा, जैसे शब्द ढूंढ रहा हो। फिर बोला, निशा, मुझे तुमसे एक बात कहनी है, लेकिन क्लास में सबके सामने नहीं कह सकता, इसलिए यहाँ आया हूँ। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, मुझे तुम अच्छी लगने लगी हो। जैसे फिल्मों में लड़का लड़की मोहब्बत करने लगते हैं, वैसे ही मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। निशा कुछ देर चुप रही। वो हैरान और परेशान खड़ी थी। उसके अंदर तूफान मच रहा था। वो नहीं जानती थी कि क्या जवाब दे। आखिरकार उसने खुद को संभाला और बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो? अगर किसी ने सुन लिया तो तुम्हें और मुझे स्कूल से निकाल देंगे। रंजीत तुरंत बोला, तो अच्छा है ना, जान छूटेगी। वैसे भी मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। निशा ने परेशान होकर कहा, पढ़ाई करना तुम्हारी दिक्कत है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पढ़ना है। इसलिए बेहतर होगा कि आगे से मुझसे ऐसी कोई बात मत करना, वरना मैं टीचर को बता दूंगी। थोड़ी देर पहले जो रंजीत की आंखों में नरमी थी वो अचानक सख्ती में बदल गई और वो धमकाते हुए बोला, खबरदार, अगर तुमने किसी से कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा। उसकी धमकी सुनकर निशा डर गई। उसके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। ये सब कुछ इतना अचानक और अजीब तरह से हुआ कि उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो रंजीत झट से पीछे हटा और लंबे डग भरता हुआ वहां से निकल गया। निशा कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना देखा हो या टीवी पर कोई डरावनी मूवी देखी हो। उसके दिमाग में अलग अलग ख्याल उठ रहे थे। क्या ये सब सच में मेरे साथ हुआ है? क्या रंजीत वाकई मुझसे ऐसी बातें कर सकता है? वो समझ ही नहीं पा रही थी कि इस बारे में किससे बात करे। इसी सोच में डूबी वो क्लासरूम में लौटी, मगर उसका मन पूरी तरह उलझा हुआ था। स्कूल से छुट्टी हो चुकी थी। उसने बेदिल होकर बैग बंद किया और धीमे कदमों से स्कूल से बाहर निकल आई। रंजीत की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। रास्ते भर वो यही सोचती रही कि अगर उस वक्त कोई आ जाता तो यही समझता कि मैं भी रंजीत के साथ वहां खड़ी थी। ऐसे में मैं अपनी सफाई कैसे देती? अचानक उसे याद आया कि उसकी मम्मी हमेशा उसे कहती थी कि किसी से भी ज्यादा बातें मत करना, और अगर कभी लगे कि कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है तो तुरंत मुझे बताना। मम्मी की बात याद आते ही निशा के दिल का बोझ जैसे थोड़ा हल्का हो गया। उसका मन और दिमाग थोड़ी देर के लिए शांत हो गए तो उसने तेजी से घर की ओर कदम बढ़ा दिए। उसे जल्दी से जल्दी अपनी मम्मी के पास पहुंचकर रंजीत के बारे में सब कुछ बताना था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा तो उसका मन हुआ कि तुरंत मम्मी से ये बात कह दे, लेकिन घर में घुसते ही पापा की गुस्से से भरी आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो अपनी परेशानी ही भूल गई। कुछ पल वो खामोश खड़ी रही, फिर अंदर से आती हुई बातें सुनकर उसके कदम वहीं थम गए। अब अंदर जाने का तो सवाल ही नहीं था। उसने अपना बैग बरामदे में रखी चारपाई पर रखा और वहीं बैठ गई। उसके दिल में दर्द और बगावत की लहरें उठ रही थीं। उसे अपनी मम्मी पर बहुत प्यार आया और साथ ही अपनी बेबसी भी महसूस हुई। वो सोचने लगी, क्या वो कभी अपनी मम्मी को इस दुख से निकाल पाएगी? अचानक पापा की सख्त और कड़वी आवाज में ताने सुनाई देने लगे। ये सब्जी बनाई है तुमने? दिन भर करती क्या हो? घर में पड़े पड़े काम ही कितना होता है। तुमसे तो रोटी सब्जी भी ठीक से नहीं बनती। मेरी भाभियां भी तो हैं, 4-4 बेटों की माँ हैं। जाओ एक बार उनके घर देखो, कितना साफ सुथरा घर होता है उनका। खुद को कितना अच्छे से संभाल कर रखती हैं, और उनके हाथ की रोटी सब्जी का तो जवाब नहीं। और एक तुम हो, बस अपनी जैसी मरियल सी एक बेटी पैदा कर दी जो सिवाय बोझ के और कुछ नहीं। मेरे सारे भाइयों के बेटे हैं, सिर्फ मैं ही बदनसीब हूँ
जिसके कोई बेटा नहीं है, और ये सब तुम्हारी वजह से है। ये सुनते ही निशा की मम्मी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। वो जानती थी कि इन तानों का जवाब देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। उन्होंने बहुत इलाज कराए, हर डॉक्टर को दिखाया, हर मंदिर मन्नत मांगी, लेकिन जब निशा पैदा हुई तो उन्हें लगा उनकी जिंदगी पूरी हो गई है। लेकिन उनके पति का ताना उन्हें बार बार याद दिलाता कि उनकी खुशी अधूरी है। उन्होंने हिम्मत करके कहा, मैं दूसरी सब्जी बना देती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। तो पापा गुस्से से बोले, रहने दो, मुझे तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाना। कान खोलकर सुन लो, अगर ऐसे ही तौर तरीके रहे ना तो मेरे लिए दूसरी शादी करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये धमकी निशा की मम्मी के लिए नई नहीं थी। वो चुपचाप बर्तन उठाकर कमरे से निकल आई। सामने बरामदे में बैठी निशा को देखते ही वो उसके पास आई और बोली, अरे तू कब आई, खाना खाया? निशा ने सर हिलाकर मना किया तो मम्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर धीरे से कहा, चल हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना निकालती हूँ। लेकिन निशा ने उदास नजरों से मम्मी की तरफ देखा। उसका खाने को बिल्कुल मन नहीं था। इससे पहले कि मम्मी किचन में जाती, निशा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, मुझे अभी भूख नहीं है। और ये कहकर वो अपने कमरे में चली गई। कमरे का दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर बैठ गई। उसकी मम्मी गहरी नजरों से उसे देखती रह गई और फिर आह भरकर किचन के कामों में लग गई। निशा की जिंदगी की सच्चाई यही थी कि उसके पापा ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। इसी वजह से उसकी मम्मी को हर वक्त ताने सुनने पड़ते थे। यही सोचकर उसे अपने आप से नफरत होने लगती थी। वो सोचती थी, काश मैं इस दुनिया में पैदा ही ना होती, तो कम से कम मेरी वजह से मम्मी को पापा की नफरत तो ना झेलनी पड़ती। वो खिड़की के पास बैठ गई और इंतजार करने लगी कि पापा जल्दी से घर से बाहर चले जाएं, ताकि वो मम्मी के पास जाकर दिल का बोझ हल्का कर सके। उसने देखा मम्मी किचन में व्यस्त हैं। जैसे ही पापा बाहर निकले, निशा उठी, मगर उसके कदम खुद ब खुद रुक गए। उसने सोचा, ये सब वो मम्मी से कैसे कहे? मम्मी तो पहले ही इतने दुखों में डूबी है। दरवाजे पर खड़ी खड़ी उसने अपनी मम्मी की बेबसी देखी। वो औरत जो हमेशा उसके लिए मजबूत दीवार बनी रही, आज हर पल उसकी वजह से टूट रही थी। उसके दिमाग में स्कूल में रंजीत की छेड़खानी की बातें ताजा हो गईं, लेकिन मम्मी के दुख के आगे उसने अपनी तकलीफ पीछे छोड़ दी। फिर उसने तकिए के नीचे से अपनी डायरी निकाली और उसमें अपने दिल की बात लिखने लगी। प्यारी मम्मी, आपको तो पता भी नहीं होगा कि आप मेरे लिए कितनी खास हैं, लेकिन मेरी पैदाइश से अब तक मैं सिर्फ आपके लिए दुख का कारण बनी हूँ। मेरी वजह से पापा आपको कितने ताने देते हैं। काश मैं पैदा ही नहीं होती तो आप इतनी बातें तो ना सुनती। लेकिन मम्मी, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अगर मेरे बस में होता तो मैं भगवान से कहती कि मुझे बेटी न बनाकर बेटा बनाकर भेज दे। बस आप दुआ कीजिए कि मैं इस दुनिया से दूर चली जाऊं, ताकि मेरी वजह से आपको कोई ताना ना सुनना पड़े। जब आप रोती हो ना तो मेरा दिल टूट जाता है। बस मम्मी, आप खुश रहना। आपकी बदनसीब बेटी निशा। अगली सुबह जब निशा उठी तो उसका दिल बहुत भारी था। रोज की तरह स्कूल जाने की बजाय आज उसका मन कर रहा था कि वो बस मम्मी के पास लेटी रहे। अचानक मम्मी ने रजाई खींचकर हटाई तो उसने आंखें बंद कर ली और तकिए में चेहरा छुपा लिया, जैसे किसी डर से खुद को बचा रही हो। मम्मी ने पुकारा, निशा मेरी जान, उठो, स्कूल जाने का वक्त हो गया है। निशा ने भारी मन से आंखें खोली और देर तक मम्मी को देखती रही। मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, चलो जल्दी उठो, मैं तेरे लिए नाश्ता लगाती हूँ। निशा ने हिम्मत करके कहा, मम्मी आज मेरा मन स्कूल जाने का नहीं है, मैं आज नहीं जाऊं। मम्मी चौंक गई और किचन जाने के बजाय उसके पास बैठ गई। उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तबीयत तो ठीक है ना? निशा ने धीरे से कहा, हाँ मम्मी, तबीयत तो ठीक है, बस मन नहीं कर रहा। उसकी आवाज में हल्की सी परेशानी थी। मम्मी ने प्यार से पूछा, बताओ तो सही, आज स्कूल क्यों नहीं जाना चाह रही? निशा बोली, पता नहीं मम्मी, मैंने सपना देखा कि मैं स्कूल गई और फिर रास्ता भटक गई। मुझे बहुत डर लग रहा है,
लगता है कुछ होने वाला है। मम्मी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, डरने की कोई बात नहीं, तू बेवजह टेंशन लेती है, तभी ऐसे सपने आते हैं। आज स्कूल जरूर जाना, छुट्टियों का काम मिलेगा वो लाना जरूरी है। वैसे भी 2 महीने की लंबी छुट्टियां होने वाली हैं। खूब मजे करना, जितनी देर चाहना उतनी देर तक सोना। निशा ने गहरी सांस ली और मम्मी की बात मानते हुए धीरे धीरे बिस्तर से उठी। तैयार होकर नाश्ते की टेबल पर बैठी तो मम्मी ने उसके लिए ताजा पराठा और मक्खन रखा। निशा चुपचाप खाने लगी। मम्मी ने देखा उसकी बेटी के चेहरे पर आज अजीब सी उदासी है। उसे खुश करने के लिए बोली, निशा, आज से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, हम नानी माँ के घर जाएंगे। लेकिन ये सुनकर भी निशा के चेहरे पर कोई चमक नहीं आई। उसकी आंखों में खालीपन था, जबकि हमेशा स्कूल जाने के वक्त वो बड़ी खुश रहती थी। मम्मी हैरान हो गई। उन्होंने प्यार से कहा, खुश होकर स्कूल जाओ, पढ़ाई से दिल मत चुराना, ये पढ़ाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। निशा जानती थी कि मम्मी की बातें बिल्कुल सही हैं। उसने सिर हिलाया और जबरदस्ती होठों पर हल्की सी मुस्कान लाई ताकि मम्मी को तसल्ली हो जाए। उसकी मम्मी ने उसके माथे पर प्यार से चूमा और बोली, मेरी बेटी तो सबसे बहादुर है, अब जल्दी से नाश्ता खत्म कर लो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगी। तो वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगी और फिर बर्तन सिंक में रखे और अपनी माँ की तरफ मुड़ी। आपको तो रोज बहुत काम करना पड़ता है ना, लेकिन इस बार जब छुट्टियां होंगी तो आप आराम करना, सारा घर का काम मैं किया करूंगी। तो उसकी मम्मी उसकी बात सुनकर हंस पड़ी और बोली, पहले बड़ी तो हो जा, फिर घर के काम भी कर लेना। तो वो मम्मी की बात सुनकर मुस्कुराई और अपना बैग कंधे पर डाला और घर के मेन गेट की तरफ कदम बढ़ा दिए। जब वो दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके दिल में फिर से अजीब सा डर आया, मगर उसने उस ख्याल को झटक दिया। इससे पहले कि वो अपनी माँ को बाय बोलकर निकलती, उसने पलटकर घर की तरफ देखा और किचन के पास खड़ी अपनी माँ को देखा। फिर दौड़कर उनके पास आई और उनसे लिपट गई और धीरे से बोली, मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो उसकी मम्मी भी उसके करीब बैठकर बोली, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ निशा। निशा ने उनके गालों को चूमा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। ये सब कुछ अनपेक्षित था, लेकिन निशा की मम्मी का दिल भर आया और वो मन ही मन उसे दुआएं देती रही, उसे जाते हुए देखती रही। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो निशा को आखिरी बार देख रही हैं। निशा जैसे ही स्कूल की बिल्डिंग में दाखिल हुई तो उसकी नजरें अपने दोस्तों को तलाश करने लगीं। तभी अचानक रंजीत उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। पता नहीं क्यों आज उसे रंजीत से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, क्योंकि वो वहां अकेली नहीं थी, बच्चे और टीचर्स भी थे। उसे पता था कि वो इतने लोगों के सामने कोई बदतमीजी नहीं करेगा, इसीलिए वो निडर होकर उसके सामने खड़ी रही। मगर रंजीत की नजरों से उसे बेचैनी होने लगी। वो लगातार उसे घूरे जा रहा था और रास्ते से हट भी नहीं रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, अचानक रंजीत ने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और उसकी तरफ बढ़ाते हुए अकड़कर बोला, ये मेरा नंबर है, इसे संभाल लो और जैसे ही घर पहुंचो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। मैं क्यों कॉल करूंगी? तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर तुमने मुझे कॉल नहीं किया तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। उसकी बात सुनकर निशा को गुस्सा आ गया। हाँ, जरूर आना और उसी गली में पिटाई भी खाना। अगर मेरे ताऊ जी का बेटा यानी मेरा भाई घर पर हुआ तो तुम्हारी ऐसी हालत करेगा कि याद रखोगे। तो वो घमंडी अंदाज में हंसा और बोला, तुम्हारा भाई? तुम्हारा तो कोई भाई ही नहीं है। ये सुनकर निशा के चेहरे पर हल्का सा साया आया, लेकिन वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोली, मेरे ताऊ जी का बेटा मेरे लिए भाई जैसा है। अगर मैंने उसे बता दिया ना तो तुम्हें सबक सिखा देगा। ओह, तो तुम मुझे धमकी दे रही हो? वो चिढ़कर बोला, नहीं, धमकी नहीं, तुम्हें तुम्हारा अंजाम बता रही हूँ। और याद रखना, मेरे पापा बहुत ही सख्त स्वभाव के इंसान हैं। अभी तक तो मैंने उनसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस दिन बता दिया ना तो वो सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। वो किसी से डरते नहीं हैं। तो रंजीत ने निशा को नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, तुम मुझे जानती नहीं हो तभी ऐसी बातें कर रही हो। तो निशा तड़प कर बोली, और मुझे तुम्हें जानने का कोई शौक भी नहीं है। जितना टाइम तुम लड़कियों को घूरने में लगाते हो
उतना अगर पढ़ाई में लगाते तो आज किसी बड़ी क्लास में होते। निशा की ये बात सीधा उसके अहंकार पर लगी और वो उसे गुस्से से देखने लगा। निशा ने उसके हाथ का वो कागज लिया और उसके सामने फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और फिर उन्हें हवा में उड़ा दिया और वहां से चल दी। रंजीत इस हरकत पर तिलमिला गया और उसने गुस्से में आकर निशा को जोर से धक्का दे दिया। निशा, जो पहले से ही घबराई हुई थी, संभल कर खड़ी हो गई। रंजीत उसके चेहरे पर गुस्से से भरी नजर डालते हुए वहां से निकल गया। ये पल निशा के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके दिमाग में डर और शर्मिंदगी का तूफान उठ गया। निशा ने पूरा दिन उसी खौफ में गुजारा। क्लास में उसके हाथ पैर कांपते रहे और वो अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पाई। ब्रेक में भी वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। हालांकि उसे भूख लगी थी, लेकिन रंजीत के डर से वो कैंटीन नहीं गई। उसे लग रहा था कहीं रंजीत फिर से उसे रोक न ले या कोई और हरकत न कर दे। आखिरकार जब आखिरी पीरियड शुरू हुआ तो अचानक निशा के पेट में दर्द तेजी से उठा। उसने पहले तो सहने की कोशिश की, लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा था। वो बार बार घड़ी देखती कि कब छुट्टी होगी ताकि वो सीधे घर जा सके और उसे वॉशरूम ना जाना पड़े, क्योंकि रंजीत के ख्याल से ही उसका दिल कांप जाता था। फिर टीचर ने कहा कि बस छुट्टी होने में 5 मिनट बाकी हैं। इधर दर्द असहनीय हो गया था तो उसने टीचर से इजाजत ली। अपना बैग लेकर फौरन वॉशरूम की तरफ भागी। वहां जाकर उसने चैन से दरवाजा बंद किया और जैसे ही वो फ्री हुई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, उसका दिल धक्क से रह गया। दरवाजा बाहर से बंद था। निशा ने सोचा शायद किसी ने मजाक में बाहर से कुंडी लगा दी है, लेकिन उसने खुद को समझाया कि छुट्टी का टाइम करीब है, कोई ना कोई जरूर यहाँ से गुजरेगा और दरवाजा खोल देगा। फिर उसे ख्याल आया कि जरूर ये काम रंजीत ने किया होगा और ये ख्याल आते ही निशा को गुस्सा आने लगा। निशा कुछ देर खामोशी से खड़ी रही, मगर जब बाहर बच्चों के शोर की आवाजें आने लगी तो उसे तसल्ली हुई कि अब छुट्टी हो चुकी है तो जरूर कोई ना कोई कुंडी खोल देगा। लेकिन जब काफी देर तक कोई भी वॉशरूम की तरफ ना आया तो उसका दिल घबराने लगा। उसने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देनी शुरू की, लेकिन छुट्टी के टाइम बच्चों का इतना शोर था कि उसकी दस्तक की आवाज दब गई। तो वो डर गई और फिर ऊंची ऊंची आवाज में दरवाजे को पीटते हुए मदद के लिए पुकारने लगी। कोई है? मेरी आवाज सुन सकता है क्या? प्लीज दरवाजा खोलो, मैं अंदर फंसी हूँ। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया और वो सोचती रही कि कोई न कोई उसे जरूर सुन लेगा और दरवाजा खोल देगा। फिर जैसे ही शोर थोड़ा कम हुआ तो उसे उम्मीद हुई कि अब कोई उसकी आवाज सुनकर उसकी तरफ आ जाएगा, तो वो फिर से जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे जानबूझकर उसका दरवाजा नहीं खोल रहे। ये सोचकर उसे गुस्सा आने लगा। दरवाजा पीटते पीटते और चिल्लाते चिल्लाते अब वो थक कर चूर हो रही थी, लेकिन बाहर तो जैसे किसी को उसकी फिक्र ही नहीं थी। आखिर इतने बच्चों में से कोई भी उसकी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसे ख्याल आया कि अगर सब बच्चे चले गए और स्कूल खाली हो गया और वो इस वॉशरूम में अकेली फंसी रह गई तो फिर क्या होगा? ये ख्याल आते ही उसकी सांसें तेज होने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। अब निशा ने पूरी जान लगाकर दरवाजे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया और गला फाड़कर चिल्लाने लगी, कोई है क्या? मैं यहाँ बंद हो गई हूँ, दरवाजा खोलो प्लीज, कोई तो सुन लो मेरी आवाज। मगर उसकी आवाज बाहर तक नहीं जा रही थी, तो बाहर का कम होता शोर हर पल उसकी बेबसी और डर को और बढ़ा रहा था। चिल्लाते चिल्लाते उसका गला बैठ गया और रोते रोते वो जमीन पर बैठ गई। उसका सर चकराने लगा तो उसने अपने सर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तकरीबन आधे घंटे में स्कूल पूरी तरह खाली हो गया और बाहर एकदम सन्नाटा छा गया। तो निशा अचानक उठकर खड़ी हो गई और फिर से अपनी हिम्मत जुटाकर जोर से चीखने और दरवाजा पीटने लगी। लेकिन बाहर कोई होता तो उसकी मदद करता। उसका मासूम सा दिल सहम गया। उसने घबराकर एक बार फिर जोर से दरवाजा धकेला, मगर दरवाजे की मजबूती ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। थककर वो दरवाजे के सहारे बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बस दूर कहीं चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी।
लेकिन उसके अलावा इंसान की कोई आवाज नहीं थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या वाकई पूरे स्कूल में उसके अलावा कोई नहीं बचा। क्या वो यहाँ बिल्कुल अकेली रह गई है? इस खौफनाक ख्याल ने निशा के दिल की धड़कन और तेज कर दी। वो अब दरवाजे से टेक लगाकर बैठ गई, जैसे वो दीवार ही उसका सहारा हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो घबराहट में हाथ जोड़कर बैठी थी और मन ही मन भगवान से दुआ कर रही थी। जब उसे यकीन हो गया कि अब स्कूल में कोई नहीं है, तो उसका दिल और घबराने लगा। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से दरवाजा पीटना शुरू किया, लेकिन थोड़ी देर में ही उसकी हिम्मत जवाब दे गई। वो नीचे बैठकर अपने घुटनों को पकड़कर रोने लगी। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और वो सोचने लगी कि आखिर उसके साथ ही ये सब क्यों हुआ। अचानक उसे अपनी मम्मी का ख्याल आया। वो ख्यालों में अपनी मम्मी को देखने लगी, जो हमेशा उसका इंतजार करती थी कि निशा स्कूल से लौट कर आए और फिर दोनों साथ बैठकर खाना खाएं। निशा के दिमाग में वो पल ताजा हो गए जब उसकी मम्मी ने उसके लिए बड़े प्यार से खाना बनाया होता, और जैसे ही वो घर पहुंचती उनकी आंखों में खुशी झलक उठती। निशा को याद आया कि उसकी माँ ने कितनी बार उसे गले लगाते हुए कहा था, निशा मेरी जान, तुम्हारे बिना मैं खाना कैसे खा सकती हूँ। और ये ख्याल आते ही उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उसने खुद से कहा, अगर मैं वक्त पर घर न पहुंची तो क्या होगा? क्या मम्मी भूखी बैठी रहेंगी? ये ख्याल इतना दर्दनाक था कि निशा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी मम्मी की मोहब्बत और उनके साथ बिताए हर लम्हे को याद करते हुए खुद को तसल्ली देने की कोशिश की। उसका दिल बार बार ये कह रहा था कि अगर वो वक्त पर घर नहीं पहुंची तो मम्मी उसे ढूंढने जरूर आएंगी। कम से कम मम्मी को मेरी फिक्र होगी, वो मुझे यहाँ से जरूर निकाल लेंगी। इस ख्याल ने उसके दिल में थोड़ी उम्मीद जगाई और उसकी आंखों में चमक आ गई। निशा ने ख्यालों में अपनी मम्मी को देखा, जैसे वो उसे गले लगाकर कह रही हो कि सब ठीक हो जाएगा निशा, तुम बहुत हिम्मती हो। ये बातें उसकी मम्मी ने कई बार कही थी और आज उसका दिल उन्हीं शब्दों को दोहराकर खुद को संभाल रहा था। उसने खुद से कहा, मुझे मम्मी का इंतजार करना चाहिए, वो मुझे यहाँ से जरूर निकालेंगी। कुछ और वक्त गुजर गया मगर कोई नहीं आया। शाम होने लगी थी और स्कूल के उस वॉशरूम में अंधेरा छा रहा था। निशा के दिल में डर दोबारा बढ़ने लगा। उसे अचानक याद आया कि उसकी मम्मी को ये कैसे पता चलेगा कि वो स्कूल के वॉशरूम में बंद है। अगर उन्हें मालूम ही ना हुआ तो क्या होगा? अगर वो उसे ढूंढने निकली और कहीं और तलाश करने लगी तो क्या होगा? उसे अपनी तलाश से जुड़ी बहुत सारी बातें डरा रही थीं। उसका दिल बार बार कह रहा था कि कोई ना कोई आएगा, मगर उसकी उम्मीद धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वॉशरूम में अंधेरा बढ़ने लगा। उसे भूख भी जोरों की लग रही थी। उसने अपना बैग खोला तो उसके पॉकेट में उसे 2 टॉफियां मिली, लेकिन अचानक ही उसकी भूख मर गई। उसने वो टॉफियां बैग के अंदर ही रख दी। वो बार बार अपने दिल में भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी मम्मी को मेरे पास भेज दो, मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो, मैं बहुत डर रही हूँ। उसकी मासूम आवाज दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसने ख्यालों में अपनी मम्मी को देखा, जो हमेशा उसके सर पर हाथ रखकर कहती थी, निशा, तुम्हें किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मी तुम्हारे साथ है। मगर आज उसे वो सहारा महसूस नहीं हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ निशा का दिल डर और तन्हाई से कांप रहा था। उसे याद आया कि उसने अपनी माँ को ये कहते सुना था कि भगवान से प्रार्थना करने से दिल को सुकून मिलता है। उसने अपनी नन्ही सी उंगलियां जोड़कर दिल से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी मम्मी को यहाँ भेज दो। उसका दिल बहुत भारी हो रहा था, मगर प्रार्थना करते हुए उसके दिल में एक छोटा सा सुकून आ गया। तभी अचानक प्यास से उसका गला सूखने लगा। उसने पानी का नल खोला और अपने हाथों में पानी भरकर जैसे ही पिया तो पानी का स्वाद उसे कड़वा लगा। उसने तुरंत वो पानी थूक दिया। प्यास की तड़प बढ़ती जा रही थी और भूख भी उसे बेहाल कर रही थी। ऐसे में बार बार उसे सिर्फ अपनी मम्मी का ख्याल आ रहा था। वक्त तेजी से गुजर रहा था और उसे लग रहा था जैसे उसका शरीर जल रहा है। कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो रहा?
उसने अपने माथे को छुआ जो तप रहा था। उसकी आंखें भी जलने लगी थीं। वो इस हालत को अच्छे से समझती थी, क्योंकि जब भी बुखार आता तो उसकी आंखें जलने लगती थीं। मुझे क्या हो रहा है? वो बुखार से तपते शरीर के साथ सोचने लगी। इतनी छोटी उम्र में इतना डर, भूख और प्यास सहना बहुत मुश्किल था। मगर उसने खुद से कहा, निशा, तुम हिम्मत रखो। मम्मी कहती हैं तुम्हें डरना नहीं चाहिए। मगर जब वॉशरूम में पूरी तरह अंधेरा छा गया तो डर के मारे उससे रोया भी नहीं जा रहा था। अब तो उसे अपने हाथ पांव भी नजर नहीं आ रहे थे। वो अपने घुटनों पर सर रखकर रोने लगी कि तभी बाहर तेज तूफान शुरू हो गया। बिजली की तेज गरज सुनकर उसका दिल जोर से उछल पड़ा और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे बिजली की गरज से हमेशा डर लगता था। ऐसे में वो अपनी मम्मी के सीने में छुप जाया करती थी। लेकिन यहाँ इस वक्त इस अंधेरे वॉशरूम में वो अकेली बैठी थी और दूर दूर तक उसकी मम्मी का कोई नामो निशान नहीं था। मम्मी, आप आ क्यों नहीं जाती? वो जोर जोर से अपनी मम्मी को पुकारने लगी। अचानक उसके मन में ये ख्याल आया कि अगर वो यहाँ देर तक बंद रही तो क्या होगा? क्या कोई उसे ढूंढ पाएगा? ये डरावना ख्याल उसके दिल को और बोझिल कर रहा था। मगर उसने दोबारा उम्मीद की एक किरण पकड़ने की कोशिश की। अगर मम्मी को पता चलेगा तो वो तुरंत आएंगी। मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। मगर हर थोड़ी देर बाद वो दरवाजे को जोर से धक्का देती। उसकी उम्मीद अब बिल्कुल खत्म होने लगी थी। उसने आखिरी बार एक लंबी सांस ली और खुद को भगवान के हवाले कर दिया। बाहर जोरदार गरज चमक के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। डर और खौफ, भूख और प्यास से थकी हुई निशा ने हार मानकर आंखें बंद कर दी और नींद में चली गई। वो दिन दोपहर 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार जागकर अपने डर और तन्हाई से लड़ रही थी। दूसरी तरफ घर के आंगन में निशा की माँ बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। आज उन्होंने निशा के पसंदीदा खाने बनाए थे और सोच रही थी कि आज निशा अपना मनपसंद छोले भटूरे देखेगी तो कितनी खुश होगी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उनका दिल बेचैन होता गया। वो घड़ी पर बार बार नजर डालती और सोचती, आखिर इतनी देर क्यों हो गई है? दोपहर अब शाम में बदलने लगी, लेकिन निशा अभी तक घर न पहुंची तो उनकी परेशानी बढ़ गई। अब मजबूरी में उन्होंने अपने पति को फोन किया और कांपती हुई आवाज में पूछा, आपने निशा को स्कूल से ले लिया था? ये सुनकर निशा के बाप चौंक गए और परेशान हो गए कि आखिर अब तक उनकी बेटी घर क्यों नहीं पहुंची। वो फौरन स्कूल की तरफ दौड़े, मगर स्कूल को ताला लगा देखकर वो मायूस हो गए। अचानक प्रिंसिपल का नंबर उन्हें याद आया तो उन्होंने कॉल मिलाई और अपनी बेटी के बारे में बताया। तो प्रिंसिपल ने कहा, आप उसकी दोस्तों से पूछिए, स्कूल में तो आपकी बच्ची के होने का सवाल ही नहीं है। लेकिन निशा के बाप अड़े रहे कि किसी तरह से एक बार स्कूल के अंदर चेक कर लें। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने फोन ही बंद कर दिया। उस वक्त निशा के बाप जिन दोस्तों को जानते थे उन सबके घर वालों को फोन करके निशा के बारे में पूछ रहे थे। तो उसके दोस्तों ने बताया कि छुट्टी के वक्त तक तो वो स्कूल में ही थी, फिर पता नहीं कहाँ गई। ये बात सुनकर निशा के बाप का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने स्कूल की कुछ टीचर्स से भी बात की, लेकिन उन्हें भी निशा के बारे में कुछ खास पता न था। बस वो यही बता रहे थे कि वो स्कूल में छुट्टी टाइम तक मौजूद थी, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई उन्हें नहीं पता। उन्हें लगने लगा कि शायद निशा कहीं रास्ते में खो गई है या फिर कोई हादसा हो गया है। अब उनके दिल में तरह तरह के डर उठने लगे। वो थके हारे जब घर लौटे तो निशा की माँ रोते हुए बोली, तुरंत पुलिस को खबर करें। तो निशा के बाप उसी वक्त पुलिस स्टेशन गए और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने निशा की तलाश स्कूल से शुरू की तो प्रिंसिपल बहुत नाराज हुई कि हमारे स्कूल में आप पुलिस को लेकर आए हैं। इस इलाके में हमारे स्कूल का एक नाम है, आप हमारे स्कूल की बदनामी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की मौजूदगी में प्रिंसिपल की एक ना चली और आखिर उसने स्कूल का गेट खोला तो पुलिस के साथ निशा के माँ बाप भी स्कूल के अंदर गए। तकरीबन पूरा स्कूल छान मारा, लेकिन बदकिस्मती से स्कूल के कोने में बने वॉशरूम की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं गया और सब बाहर निकल आए। जिस वक्त स्कूल के अंदर सब लोग थे उस वक्त निशा बेहोश थी।
पूरी रात अंधेरे, डर और तन्हाई के सदमे से गुजरकर वो बेहोश हो चुकी थी और जब उसे थोड़ा होश आया तो उसे लगा जैसे कोई स्कूल में आया है। न जाने क्यों उसे अपनी मम्मी की खुशबू आई तो वो फिर से जोर जोर से रोने लगी। भूख से उसका बुरा हाल था। भूख और प्यास से परेशान उसके करीब 24 घंटे हो चुके थे। बैग में रखी 2 टॉफियां उसने निकाली और तुरंत खा ली, मगर उससे भूख कहाँ मिटने वाली थी। उसने फिर नलकी का पानी खोला, लेकिन 2 घूंट से ज्यादा वो पी न सकी और निडाल होकर फिर से बैठ गई। सारा दिन इसी तरह गुजर गया। अब रात फिर सर पर आने वाली थी और वॉशरूम में हल्का हल्का अंधेरा फिर से शुरू हो गया था। वो अंधेरे से पहले भी बहुत डरती थी और अब तो अंधेरे को देखकर ही उसकी जान जा रही थी। इससे पहले कि अंधेरा पूरे वॉशरूम में फैल जाता, उसने फटाफट अपने बैग से मार्कर निकाला और बाथरूम की दीवारों पर उसने पहला नाम अपनी माँ का लिखा और फिर अपनी माँ को पुकारते हुए लिखा, मम्मी, मुझे आपके पास आना है। आप मुझे बहुत याद आ रही हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाओ। फैलते हुए अंधेरे में उसे याद आया कि उसे बहुत तेज भूख लगी है, तो उसने उसी के नीचे एक और लाइन लिखी, मम्मी, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। 2 कैंडीज थीं, लेकिन उनसे भूख खत्म नहीं हुई। मुझे बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा ही खाना दे दो। अब अंधेरा इतना फैल चुका था कि उसे अपना लिखा हुआ शब्द भी साफ दिखाई नहीं देने लगा, तो उसने आखिरी लाइन लिखी, मम्मी, यहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और मैं बहुत डरती हूँ। और इसके साथ ही वो दीवार के सहारे बैठ गई। उसे लगा जैसे उसके हाथ पैरों से जान निकल रही हो। प्यास से उसके होठों पर पपड़ी जम गई थी, तो वो प्यास से एड़ियां रगड़ने लगी और फिर बेदम होकर वॉशरूम के फर्श पर लेट गई। वॉशरूम का अंधेरा उसे निगल गया। पुलिस ने निशा की तलाश में पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दी, मगर कोई कामयाबी नहीं मिली। निशा का कोई सुराग नहीं लगा और दिन गुजरते गए। निशा की याद में उसकी मम्मी गुल गुल कर बहुत कमजोर हो गई। उन्होंने निशा की डायरी निकाली, जिसके हर पन्ने पर उसने अपनी माँ से मोहब्बत के बारे में लिखा था। जब वो उस डायरी के आखिरी पन्ने पर पहुंची, जिसमें लिखा था कि बस आप दुआ करें मैं आपकी दुनिया से ही दूर चली जाऊं, ताकि मेरी वजह से आपको कोई ताना ना दे सके। आप जब रोती हो ना मम्मी, तो मेरा दिल फट जाता है। बस मम्मी, आप खुश रहा करो, क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहती हूँ। तो ये पढ़कर वो चीख चीख कर रोने लगी और जोर जोर से उसे पुकारते हुए बोली, तुम्हारे होते हुए ताने कभी मेरे दिल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। जितना तुम्हारा ना होना मेरे दिल को खाली कर गया है निशा। तुम जहाँ पर भी हो, जल्दी से आ जाओ। वो रोते रोते बेहाल हो गई और फिर जब उनसे बर्दाश्त ना हुआ तो गली में निकल आईं। उनकी हालत कुछ दिनों में पागलों जैसी हो गई थी। मोहल्ले की औरतें पकड़ पकड़ कर उन्हें घर में लेकर आती, जहाँ पर उनके पति उन्हें अंदर कमरे में बंद रखते, मगर वो निशा का नाम लेकर इतनी फरियाद करती कि जो भी सुनता वो भी रोने लगता। निशा के बाप भी अपनी बीवी की ये हालत देखकर बेबसी से रोने लगते। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी बेटी की जुदाई और अपनी बीवी की तकलीफ को कैसे संभाले। निशा की जुदाई ने उन्हें भी तोड़कर रख दिया। फिर उन्हें पछतावा होने लगा कि ये सब कुछ उनकी खुदगर्जी और बेटी की कदर ना करने की वजह से हुआ है। एक अरसे बाद उन्हें बेटी की सूरत में भगवान ने औलाद दी थी, जिसकी वो कदर नहीं कर सके। बेटा तो दूर की बात, भगवान ने बेटी भी उनसे छीन ली। अब खाली आंगन देख देख कर वो कुड़ते रहते और भगवान से माफी मांगते रहते। 2 महीने बाद जब गर्मियों की छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल दोबारा खुला, तो आया ने कमरे की सफाई करने के बाद जब वॉशरूम का रुख किया, तो उसे वॉशरूम के बाहर चींटियों की लंबी कतार अंदर जाते हुए दिखाई दी। तो वो हैरान रह गई कि इस वॉशरूम में चींटियां क्यों जा रही हैं। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने का मंजर देखकर वो चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। पास ही खेलते बच्चों ने शोर मचा दिया कि आया बेहोश हो गई है। तो कुछ टीचर दौड़ते हुए उनके पास आए और जैसे ही आया को उठाते उठाते उनकी नजर बाथरूम के अंदर पड़ी, तो वो अपना सिर पकड़कर खड़े रह गए। फौरन प्रिंसिपल को खबर दी गई। वो भी जब मौके पर आई तो उनके मुंह से हे भगवान का शब्द निकला और पूरे स्कूल में खामोशी छा गई। हर किसी की आंखें नम हो गईं, हर दिल गम में डूब गया था।
अंदर एक बच्ची की लाश देखकर, जिसका जिस्म पर बहुत कम मांस बचा था और उसके आधे खाए हुए जिस्म पर चींटियां ही चींटियां थीं, चेहरे से पहचानना मुश्किल हो रहा था। प्रिंसिपल वहां से हट गई और उनके दिमाग में अचानक निशा का ख्याल आया। तुरंत ही निशा के बाप को बुलवाया गया तो बाप ने पहले तो मानने से इनकार कर दिया कि ये उनकी बेटी है, लेकिन अचानक ही निशा की मां ने बालों पर बंधी पोनियों से और कलाई पर पहने कड़े से उसे पहचान लिया। निशा को ये पोनियां और ये कड़ा बेहद पसंद था और वो हमेशा पहनती थी। पहचान होने पर उसकी मां अपनी बेटी की हालत देखकर बर्दाश्त ना कर सकी और वहीं बेहोश होकर गिर गई, जबकि उसके बाप जोर जोर से रोने लगे। इस पूरे मामले में प्रिंसिपल बहुत शर्मिंदा थी कि उनकी जरा सी लापरवाही की वजह से माता पिता अपनी जीती जागती बेटी खो बैठे। निशा की मौत ने स्कूल के इंतजाम को बहुत बड़ा सबक दिया कि छुट्टी के समय जब तक पूरे स्कूल को चेक ना कर लिया जाए तब तक स्कूल का गेट बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा में जरा सी लापरवाही भी ऐसा दर्दनाक हादसा बन सकती है। हमें चाहिए कि हम हर मुमकिन सावधानी और जिम्मेदारी बरतें ताकि ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके। तो दोस्तों, इस कहानी में जैसा हादसा हुआ है, क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी घटना घटी है जो दिल दहला देती हो? आप उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।